नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने 40 प्रश्नों पर बात कर ली है। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 40 क्वेश्चन कवर किए हैं मानव भूगोल के। अब हम आज बात करेंगे आपसे पार्ट 3 की, जिसमें मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जो 41वें नंबर का दोस्तों प्रश्न है आपका कि भारत में नई जनसंख्या नीति, यहाँ पे दोस्तों नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। ठीक है, यानी कि भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई थी। ठीक है, तो इसके आपके विकल्प हैं सन 2000, 2001, 2002 और 2004। तो इसका जो दोस्तों जो सही आंसर है आपका वो है 2000 में। और महीना कौन सा था? फरवरी माह के फरवरी सन 2000 में भारत की नई जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। इससे पहले दोस्तों 1976 में जनसंख्या नीति आई भारत में, इसके बाद 1981 में आई, और इसके बाद 19 साल बाद फरवरी 2000 में नई जनसंख्या नीति घोषणा की गई थी। ठीक है, इसमें दोस्तों 2 लक्ष्य रखे गए थे। एक था अल्पकालीन लक्ष्य जो कि 2010 तक था, एक था दीर्घकालीन लक्ष्य जो कि आपका 2045 तक था। ठीक है, तो जो अल्पकालीन लक्ष्य था उसमें जो प्रजनन दर है भारत की उसे 2.1 तक लाने की बात कही गई, और जो दीर्घकालीन लक्ष्य था उसमें कहा गया कि जो जनसंख्या का स्थायित्व है वो 2045 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे बनते हैं कि कब तक भारत में जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 2045 तक, और 2.1 प्रजनन दर पर लाने का लक्ष्य तक कब तक रखा गया था? तो 2010 तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। ठीक है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर दोस्तों 1.7 है। ठीक है, 1.7 है, यानी कि जो भारत की जनसंख्या है उसमें 1,07,00,000 लोग प्रति वर्ष जुड़ जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन से भी समझ सकते हैं कि वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि प्रत्येक वर्ष कितनी जनसंख्या वृद्धि हो जाती है? तो 1.7। ठीक है, अगर हम दशकीय रूप से बात करें, ये तो वार्षिक है, लेकिन अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो भारत की कितनी है? 17 है। ठीक है, तो आपको दशकीय भी याद रखना है, 17 है, यानी कि 17 करोड़ लोग हर 10 वर्ष में जुड़ते हैं। और वार्षिक की बात करें तो 1.7 जनसंख्या जुड़ जाती है, यानी 1,07,00,000 लोग प्रति वर्ष जुड़ जाते हैं। ठीक है, सॉरी 7 लाख नहीं होगा, 70 लाख होगा। 1.70 यानी 1,70,00,000 लोग प्रति वर्ष भारत की जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है केंद्रित है वो किस जगह पर है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर रहती है? पर्वतीय क्षेत्रों पर, पठारी क्षेत्रों पर, मैदानों में या मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, जब आप जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत देखते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है वो मैदानी भागों में निवास करती है। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य की बेसिक आवश्यकताएं हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, वो सबसे अधिक कहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाता है? तो मैदानों में। ठीक है, क्योंकि यहाँ मैदानों की जो मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, जिससे उन्हें रोटी की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है,
और यहाँ पर लोगों का जीवन काफ़ी आसान होता है, यानी कि रोज़गार भी मिलता है तो कपड़े की भी प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ पर मकान बनाने में भी आसानी होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में दुर्घटनाएं या आपदाएं बहुत कम आती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या केंद्रित है वो मैदानी भागों में केंद्रित है। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया के किस भाग में या किन क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है? बाढ़ के मैदानों में, समतल पठारों पर, उच्च दोआबों पर, और या नदी घाटियों के उच्च भागों पर। ठीक है, तो अब आप दोस्तों खुद से एक कल्पना कर सकते हैं कि जहाँ पे बाढ़ आएगी बार बार वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा नहीं रहना चाहेगी। ठीक है, जो पठारी भाग होंगे यहाँ पर उपजाऊ भूमि की कमी होगी, इसलिए यहाँ भी नहीं रहना चाहेगी। उच्च दोआबों का मतलब है कि जो ऊंचाई वाले भाग हैं वहाँ पर जनसंख्या रहना चाहेगी, तो वहाँ पर भी नहीं रहना चाहेगी। लेकिन जो नदी घाटियों के उच्च भाग हैं यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक रहना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर वही है कि रोटी कपड़ा मकान इनको आसानी से प्राप्त हो जाएगा, अतः जनसंख्या नदी घाटियों के उच्च भागों में ही रहना चाहेगी। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी है कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है वहाँ पर जो जनसंख्या है वो नदी घाटियों के उच्च भागों में केंद्रित है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, पूरे विश्व की बात की जा रही है दोस्तों, भारत की बात नहीं की जा रही है। तो जो 1850 है उसमें विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी, यानी कि 1 अरब जनसंख्या थी। ठीक है, और वहीं अगर हम वर्तमान में बात करें तो 8 अरब 30 करोड़ जनसंख्या विश्व की लगभग हो चुकी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? यानी कि विश्व में एक ऐसा देश जो सबसे अधिक जनसंख्या रखता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो चीन है। ठीक है, लेकिन अगर हम विश्व की जनसंख्या वर्तमान समय में बात करें तो कई ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने भारत को पहले नंबर पर मान लिया है कि विश्व की जो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है वो भारत हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी ये पूर्णतः क्लियर नहीं हुआ है, यानी कि सभी संस्थाओं ने डिसाइड नहीं किया है, इसलिए अभी हम मानकर चलते हैं कि चीन ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 141 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 136 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के मामले में अगर हम कुछ देशों को बात करें तो पहले नंबर पे तो हमने आपको बताया दोस्तों कि चीन है। ठीक है, फिर इसके बाद भारत है आपका, भारत के बाद तीसरे नंबर पर अमेरिका है, चौथे नंबर पर आपका IND यानी कि इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, BR यानी कि ब्राज़ील पाँचवें नंबर पर है, PK यानी पाकिस्तान छठवें नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद B यानी बांग्लादेश सातवें नंबर पर है, और NI नाइजीरिया आठवें नंबर पर है। तो ये आपको याद रखना है, इनका क्रम याद रखना है कि अगर हम जनसंख्या के बात करें कि जनसंख्या के मामले में जो देश हैं उनका अवरोही क्रम क्या है, तो पहले चीन, फिर भारत, फिर USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया, ये सबसे बड़े देश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों 47वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, यानी कि 21वीं सदी का प्रारंभ हुआ, यानी कि 2001 के आसपास विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? तो इसका दोस्तों सही आंसर है आपका C नंबर, यानी कि 600 करोड़। यानी कि जब 2000 ईस्वी की शुरुआत हुई उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या
लगभग 600 करोड़ के आसपास थी और वर्तमान में आपको बताया गया है दोस्तों कि विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब को पार कर चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर का है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। ठीक है, जनसंख्या संगठन यानी कि जो आपका पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है या कॉम्बिनेशन है, उसके अंतर्गत कौन संगठन का भाग नहीं होता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, आयु संरचना, लिंग संरचना या साक्षरता संरचना। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका नंबर ए है, यानी कि जो जनसंख्या घनत्व होता है वो जनसंख्या संगठन का भाग नहीं होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ आयु संरचना ये होता है, लिंग संरचना ये भी जनसंख्या संगठन का भाग है, और साक्षरता ये भी जनसंख्या संगठन का भाग है। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो नंबर ए है, जनसंख्या घनत्व भाग नहीं। दोस्तों जो जनसंख्या संगठन है उसके 4 अंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला आयु संरचना, दूसरा लिंग संरचना, तीसरा साक्षरता, और जो चौथा होता है आपका वो होता है व्यवसाय। ठीक है, तो जो जनसंख्या संगठन के भाग होते हैं वो 4 होते हैं, आयु संरचना, लिंग संरचना, साक्षरता और व्यवसाय, ये 4 आपके संगठन होते हैं। इसके अलावा जो भी विकल्प में आता है वो गलत होगा आंसर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो दोस्तों बताया था आपको कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली संख्या, लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे अगर हम 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल को ले लें तो इसमें जितने भी लोग रहेंगे उससे पता चल जाएगा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है। और आपको बताया था कि जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 49वें नंबर का जो प्रश्न है आपका, उसमें पूछा गया है कि भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। ठीक है, दोस्तों पहले प्रवास का मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 2 स्थान हैं ए और बी। ठीक है, तो प्रवास का मतलब होता है कि जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस जाते हैं या दूसरे स्थान से आकर किसी स्थान पर जाकर बस जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं, यानी कि माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रवास आप समझ गए। अब आप पूछने का क्वेश्चन का मतलब है ये है दोस्तों कि कौन सा ऐसा प्रवास है जो पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान का मतलब जिसमें पुरुष लोग ज़्यादा प्रवास करते हैं, यानी कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने जाते हैं। तो ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से गांव परिवर्तित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ग्रामीण से नगर की ओर, तो दोस्तों यही विकल्प आपका सही है कि लोग जो पुरुष होते हैं वो गांव से निकल के नगरों में जाकर ज़्यादा बसने का प्रयास करते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका रोजगार। ठीक है, रोजगार सबसे बड़ा कारण है कि गांव के लोग शहरों में जाकर बसते हैं। रोजगार के अलावा दोस्तों आपका शिक्षा भी है, शिक्षा भी एक बड़ा कारण है। इसके अलावा स्वास्थ्य भी आपका, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपका बड़ा कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण आपका रोजगार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नगर से ग्रामीण नहीं होगा। आपने भी दोस्तों देखा होगा कि जो शहर के लोग हैं वो गांव में जाकर नहीं बसना चाहते। ठीक है, हाँ, नगर से नगर यानी कि एक शहर से दूसरे शहर में तो बसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पुरुष करते हैं वो ग्रामीण गांव से नगर की ओर जाते हैं। ठीक है, और ग्रामीण से ग्रामीण कौन सा प्रवास होता है आपका, वो स्त्रियों में होता है, क्योंकि स्त्रियों की जब शादी होती है तो एक गांव से वो दूसरे गांव में जाकर शादी हो जाने के बाद पहुंच जाती हैं, यानी कि उनका गांव से गांव में प्रवास होता है, यानी स्त्रियों का प्रवास ग्रामीण से ग्रामीण ही होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका विकल्प आपका बी है 49वें नंबर का।
50वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व तो आपको बताया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं, और भारत का जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, कर्नाटक का, उत्तर प्रदेश, बिहार व केरल का। तो सबसे ज़्यादा जो 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। ठीक है, तो आपका सही विकल्प जो है वो है सी नंबर। ठीक है, अगर हम दोस्तों जनसंख्या घनत्व के अनुसार 5 भारत के बड़े राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर तो आपका बिहार है। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है पीबी यानी पश्चिम बंगाल, यहाँ पर कितने रहते हैं, तो 1028 लोग रहते हैं। इसके बाद केरल है तीसरे नंबर पर। केरल में कितने रहते हैं, 860 लोग रहते हैं। ठीक है, केरल में 860 रहते हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है दोस्तों उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है हरियाणा का, और हरियाणा में कितने लोग रहते हैं, तो 573 लोग रहते हैं। तो इन 5 राज्यों को भी आपको याद रखना है कि जनसंख्या के अनुसार 5 भारत के बड़े राज्य कौन से हैं। पहला बिहार है, फिर इसके बाद पीबी यानी पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद आपका केरल है, चौथा उत्तर प्रदेश है, और 5वां आपका हरियाणा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसका जो विकल्प है ये गलत दिया हुआ है, इसका विकल्प बी ना होकर सी होगा। ठीक है, सी विकल्प सही है। इसके बाद दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का ऐसा राज्य जहां पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, यानी लिटरेसी रेट इंडिया के किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। विकल्प हैं आपके आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, उत्तराखंड। ठीक है, तो दोस्तों जो सही विकल्प है आपका, यानी भारत का एक ऐसा राज्य जो सबसे ज़्यादा साक्षर है वो केरल है। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी सही है। दोस्तों अगर हम साक्षरता के आधार पर भारत के 5 बड़े राज्यों की अगर बात करें तो पहले नंबर पर तो आपका केरल है। ठीक है, केरल के बाद दोस्तों आपका MI यानी कि मिजोरम है। केरल की कितनी साक्षरता दर है, तो 94%, यानी कि वहाँ के 100 लोगों में 94 लोग साक्षर हैं। मिजोरम में 91 लोग साक्षर हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर है। इसके बाद है गोवा में 88.7% लोग साक्षर हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर है। चौथे में आपका TR यानी कि त्रिपुरा में 87.2। ठीक है, गोवा में दोस्तों 88.7 है और त्रिपुरा में 87.2 है। इसके बाद है आपका दोस्तों हिमाचल प्रदेश यानी कि HP, यहाँ पर 82.8% लोग साक्षर हैं। तो ये आपको याद रखना है, यानी कि भारत के 5 सबसे बड़े राज्य साक्षरता में केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका विकल्प आपका सी है। इसके बाद है दोस्तों कि किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। अभी आपको बताया केरल है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर केरल की है। ठीक है, लेकिन दोस्तों सबसे न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो आपकी बिहार की है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे अधिक साक्षर राज्य केरल है, तो सबसे कम साक्षर राज्य आपका बिहार है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर की बात करें यानी कि यूपी की साक्षरता दर कितनी है, तो 69.72% उत्तर प्रदेश राज्य की साक्षरता दर है। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो 69.72% है। ठीक है। वहीं सबसे बड़े राज्य की सबसे साक्षरता दर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो अभी आपको बताया दोस्तों केरल है। और न्यूनतम की बात करें अगर हम, तो कौन सा है, बिहार है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन मानव विकास का सही स्तंभ है। ठीक है, यानी कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका कौन सा स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता या सभी। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो डी नंबर है, यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं वो मानव विकास के स्तंभ हैं। ठीक है दोस्तों, जो मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा है वो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री यानी पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक महोदय ने, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे यानी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मानव विकास की अवधारणा दी थी। ठीक है, और मानव विकास जो दोस्तों सूचकांक जारी होता है उसके 3 आधार हैं। ये आधार भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका दोस्तों जीवन प्रत्याशा। ठीक है, दूसरा है आपका जीडीपी। ठीक है, जीडीपी यानी कि प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा है आपका शिक्षा। शिक्षा का मतलब साक्षरता। इन 3 आधारों पर दोस्तों आपका जो विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक है वो जारी किया जाता है। ठीक है, और अगर मानव विकास के स्तंभों की बात करें तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता भी इसके प्रमुख स्तंभ हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के आधार पर जो मानव विकास सूचकांक पर काम किया है वो भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन महोदय ने भी इसमें काम किया है। अतः माना जाता है कि मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने मिलकर दिया था, यानी कि एक अर्थशास्त्री भारत के थे यानी अमर्त्य सेन और एक आपके पाकिस्तान के थे यानी महबूब उल हक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 53 नंबर का डी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, दूसरा बी नंबर मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार दोस्तों सबसे बड़ा राज्य जो है वो भारत का उत्तर प्रदेश है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम जनसंख्या के मामले में 5 बड़े राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों आपका महाराष्ट्र यानी एमएच दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आपका बिहार है यानी बीआई आपका बिहार तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर है आपका पीबी यानी पश्चिम बंगाल चौथे नंबर पर है। और AND आंध्र प्रदेश 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, फिर महाराष्ट्र में रहती है, इसके बाद बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में, और 5वें नंबर पर आपका आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इस विकल्प का जो दोस्तों सही आंसर है वो सी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, यानी कि जो दोस्तों सेक्स रेशियो है भारत में वो सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। और दोस्तों भारत का जो सेक्स रेशियो यानी लिंग अनुपात कितना है, 943 है। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुषों में भारत में 943 महिलाएं हैं, यानी भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। लेकिन अगर राज्यों की बात करें सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में है, यूपी, केरल, MP, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो केरल है। ठीक है,
केरल में भारत का सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर सही है। अब अगर हम बात करें कि लिंग अनुपात के अनुसार भारत के 5 बड़े राज्य कौन से हैं, तो पहले नंबर पर तो आपका केरल है। ठीक है, केरल में कितना लिंग अनुपात है, तो 1084। ठीक है, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, 1084, यानी कि महिलाएं यहाँ पर ज़्यादा हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कितना है, तो 996 है। ठीक है, इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का 994 है। ठीक है, इसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, जहाँ का है 991। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि लिंग अनुपात के अनुसार जो 5 बड़े राज्य हैं सबसे, वो कौन से हैं। पहले नंबर पर केरल है, फिर इसके बाद तमिलनाडु है, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश है, फिर इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और इसके बाद जो दोस्तों पांचवा है आपका, वो है मणिपुर। ठीक है, और मणिपुर का आपका दोस्तों जो 5 बड़े राज्य हैं लिंग अनुपात में, उसे आप एक बार फिर से सुन लीजिए। केरल पहले नंबर पर है, फिर इसके बाद तमिलनाडु है आपका दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका आंध्र प्रदेश है, और चौथे नंबर पर दोस्तों मणिपुर है आपका। ठीक है, 992 है, और पाँचवें नंबर पर आपका छत्तीसगढ़ है, जिसका 991 है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने मानव भूगोल के वैकल्पिक प्रश्नों के अंतर्गत 15 क्वेश्चनों की बात की है। ठीक है, और ये पार्ट 3 था। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मानव भूगोल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।